नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल चुरू क्लासेस पर। तो दोस्तों आज हम आप लोगों के बीच आरपीएससी सेकंड ग्रेड का मॉडल पेपर लेकर आ गए हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम आप लोगों के बीच आरपीएससी सेकंड ग्रेड का पहला मॉडल पेपर लेकर आ गए हैं, जिसमें आप लोगों को 30 क्वेश्चन तो देखने को 40 क्वेश्चन तो देखने को मिलेंगे राजस्थान जीके के, और 10 क्वेश्चन है करंट जीके के, और 20 क्वेश्चन है साइकोलॉजी के, और 30 क्वेश्चन है विश्व जीके और विश्व के भूगोल के। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको क्लास को लाइक कर देना है और चूरू क्लासेज को सब्सक्राइब कर देना है। जी हाँ दोस्तों, आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मोस्ट क्वेश्चन लेकर आए हम आप लोगों के बीच, और आपको चूरू क्लासेज पर 5 मॉडल पेपर मिल जाएंगे। 5 मॉडल पेपर आपको चूरू क्लासेज पर मिल जाएंगे। तो आपको क्या करना है, आपको चूरू क्लासेज को सब्सक्राइब कर देना है। दोस्तों चूरू क्लासेज सेकंड ग्रेड को पूर्ण रूप से समर्पित चैनल है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आपका पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था। ए नंबर ऑप्शन है रणकुंभा, बी है उद्देश्य, सी है रणसंगा और डी है प्रताप। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रणकुंभा। विजय स्तंभ का निर्माण रणकुंभा ने करवाया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि सोनारगढ़ दुर्ग किसका उदाहरण है। किसका उदाहरण है, जल दुर्ग का है, या फिर दानव दुर्ग का है, फिर गरी दुर्ग का है, या फिर पारिक दुर्ग का है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोनारगढ़ दुर्ग दानव दुर्ग का उदाहरण है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि आहार संस्कृति का विकास किस क्षेत्र में हुआ। किस क्षेत्र में हुआ, मेवाड़ क्षेत्र में हुआ, फिर मारवाड़ क्षेत्र में, या फिर हाड़ौती क्षेत्र में, या फिर वागड़ क्षेत्र में। तो आपका राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आहार संस्कृति का विकास मेवाड़ क्षेत्र में हुआ। ठीक है, मेवाड़ क्षेत्र के अंदर आहार संस्कृति का विकास हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में दक्षिण से उत्तर की ओर बहने वाली एकमात्र नदी कौन सी है। कौन सी है। ए नंबर ऑप्शन है बनास, बी है माही, सी है चंबल और डी है बेड़च। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान में दक्षिण से उत्तर की ओर बहने वाली चंबल नदी है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि माही नदी अपना जल कहाँ से विसर्जित करती है। ठीक है, माही नदी अपना जल कहाँ से विसर्जित करती है। ए नंबर ऑप्शन है अरब सागर से, बी है बंगाल की खाड़ी से, सी है खंबात की खाड़ी से और डी है कच्छ में। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खंबात की खाड़ी से। माही नदी अपना जल खंबात की खाड़ी से प्रारंभ करती है। ठीक है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए माही नदी अपना जल कहाँ से विसर्जित करती है, खंबात की खाड़ी से अपना जल विसर्जित करती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि राणा संगम में बाबर के मध्य खानवा का युद्ध कहाँ हुआ। राणा सांगर में बाबर के मध्य खानवा का युद्ध किस सन में हुआ। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन है 1526 में, बी है 1527 में, सी है 1525 में और डी है 1529 में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1527 ईस्वी के अंदर राणा सांगा बाबर के मध्य खानवा का युद्ध। ये देखिए, ये पूछ सकते हैं आपको खानवा का युद्ध कब हुआ। 1527 ईस्वी के अंदर हुआ। ठीक है, किन किन के मध्य हुआ, राणा सांगा और बाबर के मध्य हुआ, और कब हुआ, 1527 ईस्वी के अंदर हुआ। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए बी राइट आंसर रहेगा। 1527 ईस्वी के अंदर खानवा का युद्ध हुआ, राणा सांगा और बाबर के मध्य हुआ। ठीक है, अगला प्रश्न है कि ऊपरमाल के पठार में शामिल जिला कौन सा है। ए नंबर ऑप्शन है अजमेर, बी है भीलवाड़ा, सी है जयपुर, डी है कोटा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऊपरमाल के पठार में भीलवाड़ा जिला शामिल है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए। तो आप ऑप्शन नंबर ए है कालीबंगा, बी है सांबर, सी है बेराट और डी है आहट। तो आपका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, बेराट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बेराट आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक अवशेष बेराट से प्राप्त हुए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि तेजाजी का मुख्य तीर्थ स्थल क्या है। ऑप्शन नंबर ए है नागौर, बी है पर्वतसर, सी है खरनाल और डी है देवपुरिया। तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, पर्वतसर। तेजाजी का मुख्य तीर्थ स्थल पर्वतसर के अंदर है। पर्वतसर कहाँ है, नागौर के अंदर। ठीक है, पर्वतसर नागौर के अंदर आपका तेजाजी का मुख्य तीर्थ स्थल है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि वह किला जिस पर चढ़ने में लॉर्ड लेक 15 बार असफल हुआ, कि वह किला कौन सा जिसमें लॉर्ड लेक 15 बार असफल हुआ था चढ़ने में। ए नंबर ऑप्शन है लोहागढ़, बी है आमेर किला, सी है कुंभलगढ़ और डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लोहागढ़। ठीक है, लोहागढ़ आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 15 बार असफल हुआ था। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि महिलाएं हार पहनती है, कि महिलाएं हार कहाँ पहनती है। ए नंबर ऑप्शन है हाथ में, बी है पैर में, सी है गले में, डी है सिर पर। तो ये तो दोस्तों लॉजिक है, आपको पता होना चाहिए। महिलाएं हार कहाँ पहनेगी, गले में पहनेगी सर जी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हर्षनाथ मंदिर कहाँ स्थित है। ये सभी आप लोगों को आना चाहिए क्वेश्चन, कि हर्षनाथ मंदिर कहाँ स्थित है। ए नंबर ऑप्शन है गंगानगर में, बी है सीकर में, सी है अजमेर में, डी है जयपुर में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सीकर में। हर्षनाथ मंदिर सीकर में स्थित है। ठीक है,
है दोस्तों, मैं आपको एक मेन बात बता देता हूँ कि आपने अभी तक चुरू क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हाँ, चुरू क्लासेज पर आपको आरपीएससी सेकंड ग्रेड की हर एक क्लास और मॉडल पेपर आपको मिल जाएंगे। तो आपको क्या करना है, आपको चुरू क्लासेज को सब्सक्राइब कर देना है। ठीक है दोस्तों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जोधपुर के राठौड़ों की देवी जिसकी 8 भुजाएं, जोधपुर के राठौड़ों की देवी जिसकी 8 भुजाएं। ए नंबर ऑप्शन है तो नोट माता, बी है बिजासन, सी है नागचंडी माता, डी है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नागनेची माता, जोधपुर राठौड़ों की कुल देवी है जिसकी कितनी भुजाएं हैं, 8 भुजाएं हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न कौन सा है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान राज्य भंडारण निगम मुख्यालय कहाँ पर है, कि राजस्थान राज्य भंडारण निगम मुख्यालय कहाँ पर है। ऑप्शन नंबर ए उदयपुर, और बी है बीकानेर, और सी है जयपुर, और डी है कोटा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा जयपुर। राजस्थान, इस क्वेश्चन को स्टार लगा लीजिए कि राजस्थान राज्य भंडारण निगम जयपुर के अंदर स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन न्यूनतम जनसंख्या वाला संभाग है, निम्न में से कौन सा न्यूनतम जनसंख्या वाला संभाग है। ए नंबर ऑप्शन है कोटा, बी है भरतपुर, सी है जयपुर, डी है उदयपुर। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कम जनसंख्या वाला संभाग कौन सा है, कोटा संभाग है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में न्यूनतम वन क्षेत्र प्रतिशत वाला जिला कौन सा है, कि राजस्थान में न्यूनतम वन क्षेत्र प्रतिशत वाला जिला कौन सा है। ए नंबर ऑप्शन है जैसलमेर, बी है उदयपुर, सी है चूरू, डी है प्रतापगढ़। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चूरू। राजस्थान में न्यूनतम वन क्षेत्र प्रतिशत वाला जिला कौन सा है, चूरू जिला है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि राजस्थान की यूरेनियम परमाणु संयंत्र कहाँ पर स्थित है, कि राजस्थान की यूरेनियम परमाणु संयंत्र कहाँ पर स्थित है। ए नंबर ऑप्शन है रावतबाटा, बी है उदयपुर, सी है सूरतगढ़, और डी है गंगानगर। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रावतबाटा। राजस्थान में यूरेनियम परमाणु संयंत्र रावतबाटा के अंदर स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि गलता तीर्थ जयपुर किस देवता को समर्पित है, कि गलता तीर्थ जयपुर है के अंदर है किस देवता को समर्पित है। ए नंबर ऑप्शन है श्री राम, बी है सूर्य, सी है विष्णु, और डी है शिव। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सूर्य। गलता तीर्थ जयपुर सूर्य भगवान को समर्पित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि ब्लू पोटरी का संरक्षण करता शासक कौन था, कि ब्लू पोटरी संरक्षण करता शासक कौन था ब्लू पोटरी का। स्वाभिमान सिंह फर्स्ट, स्वाभिमान राम सिंह सेकंड, और जय सिंह और प्रताप सिंह। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा स्वाभिमान सिंह सेकंड। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में भूरी मिट्टी का प्रसार क्षेत्र कौन सा है, कि राजस्थान में भूरी मिट्टी का प्रसार क्षेत्र कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए है बनास का पूर्वा क्षेत्र, बी है दक्षिण का पठार प्रदेश, सी है हाड़ौती का पठार, डी है अरावली के पश्चिम क्षेत्र। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान में भूरी मिट्टी के प्रसार का क्षेत्र बनास का पूर्वा क्षेत्र है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक आंधियां निम्न में से किस जिले में चलती है, कि ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक आंधियां किस जिले में चलती है। मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसे स्टार लगा लीजिए आप। ठीक है, किस जिले में चलती है। ए नंबर ऑप्शन है बीकानेर, बी है बाड़मेर, सी है जैसलमेर, डी है श्रीगंगानगर। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्रीगंगानगर के अंदर ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक आंधियां श्रीगंगानगर जिले के अंदर चलती है, आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि राजस्थान के किस जिले में जरगा पर्वत है, कि राजस्थान के किस जिले में जरगा पर्वत है। ए नंबर ऑप्शन है उदयपुर, बी है कोटा, सी है अलवर, डी है सिरोही। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उदयपुर। राजस्थान में जरगा पर्वत किस जिले में है, उदयपुर जिले में सर जी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है। पहले पूछा था कि कम जनसंख्या घनत्व वाला कौन सा था, कोटा संभाग था। ठीक है, और अब पूछा है कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला, उसके अंदर संभाग पूछा था। ठीक है, संभाग आपको कंफ्यूज कर सकता है, संभाग भी पूछ सकता है और जिला पूछ सकता है। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन है अलवर, बी है टोंक, सी है दौसा, डी है बीकानेर। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दौसा। राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, दौसा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सर्वाधिक क्षेत्र वाला संभाग कौन सा है, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला संभाग कौन सा है। ए नंबर ऑप्शन है जयपुर, बी है जोधपुर, सी है कोटा, डी है उदयपुर। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जोधपुर। राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला संभाग कौन सा है, जोधपुर है सर जी। ठीक है, आपको मालूम होना चाहिए। तो इसमें राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला संभाग कौन सा है दोस्तों, आपको मालूम होना चाहिए, जोधपुर। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला संभाग जोधपुर है। आपको पता है कि राजस्थान में कितने संभाग है, 7 संभाग है। उसको नाम याद करने की बता दूं, उदय, अज व जो को, बिका कर भर दो। तो इससे आपको याद हो जाएगा। ठीक है, उदयपुर, अजमेर,
आपको याद हो जाएगा, ठीक है। और जोधपुर, जयपुर, कोटा, बीकानेर, ठीक है, और भरतपुर, आपको ऐसे याद हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किस संभाग में सबसे ज्यादा नदियां पाई जाती है, कि कौन से संभाग में सबसे ज्यादा नदियां पाई जाती है। ए नंबर ऑप्शन है कोटा, बी है उदयपुर, सी है बीकानेर और डी है जयपुर। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हाँ, कोटा संभाग के अंदर सर्वाधिक नदियां पाई जाती है। तो दोस्तों अब आप लोगों के पास अंतिम 5 दिन बचे हैं। अंतिम 5 दिन बच्चे, आपको जो तैयारी है आपकी, उनको आपको कवर करना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, आपकी तैयारी कैसी है, ठीक है दोस्तों। इससे आपको पता चल जाएगा। अब अंतिम 5 दिन बचे हैं आपके पास। अब जी जान लगा दीजिए, आपको सिलेक्शन लेकर रहना है। किसमें? सेकंड ग्रेड में लेकर रहना है दोस्तों, सेकंड ग्रेड में, ठीक है। हाँ, शुरू क्लासेज आपके साथ है। शुरू क्लासेज को आपको बस सब्सक्राइब कर लेना है। शुरू क्लासेज सेकंड ग्रेड को पूर्ण रूप से समर्पित चैनल है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री को नियुक्त कौन करता है, कि मुख्यमंत्री को नियुक्त कौन करता है। स्टार लगा लीजिए आप, इस क्वेश्चन के स्टार लगा लीजिए, डबल स्टार लगा लीजिए, ठीक है। मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है दोस्तों? ए नंबर ऑप्शन है प्रधानमंत्री, बी है राज्यपाल, सी है राष्ट्रपति और डी है विधानसभा अध्यक्ष। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा राज्यपाल। मुख्यमंत्री को नियुक्त कौन करता है? राज्यपाल करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि राजसमंद झील में किस लोक देवी का स्थान है, कि राजसमंद झील में किस लोक देवी का स्थान है। ए नंबर ऑप्शन है जोगनिया, बी है शीतला, सी है शिला, डी है घेवर माता। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, घेवर माता। राजसमंद झील में घेवर माता का स्थान है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है। ये तो आपको मालूम होना चाहिए कि राजस्थान दिवस है कब मनाया जाता है। ए नंबर ऑप्शन है 1 अप्रैल, बी है 1 मार्च, सी है 30 मार्च और डी है 30 अप्रैल। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। आपको मालूम होना चाहिए 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि राज्य के किस जिले में पंजीकृत उद्योग कारखाने अधिक है, कि राज्य के किस जिले में पंजीकृत उद्योग कारखाने अधिक है। ए नंबर ऑप्शन है जयपुर, बी है कोटा, सी है जोधपुर, डी है अलवर। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन जयपुर। राज्य में जयपुर जिले के अंदर अधिक पंजीकृत उद्योग कारखाने स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में कहाँ पर प्रसिद्ध मीनाकारी गहने बने जाते हैं, राजस्थान में कहाँ पर प्रसिद्ध मीनाकारी गहने बने जाते हैं। ए नंबर ऑप्शन है जयपुर, बी है बीकानेर, सी है उदयपुर, डी है जोधपुर। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। राजस्थान में जयपुर के अंदर मीनाकारी गहने बने जाते हैं। ए नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आ रहा है कि गंगाबाई की छतरी किस जिले में स्थित है, कि गंगाबाई की छतरी किस जिले में स्थित है। ए नंबर ऑप्शन है भीलवाड़ा, बी है टोंक, सी है उदयपुर, डी है जयपुर। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भीलवाड़ा। गंगाबाई की छतरी भीलवाड़ा जिले में स्थित है, ठीक है। भीलवाड़ा जिले में आपको मालूम होना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई, कि राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई। ए नंबर ऑप्शन है 1978, बी है 1981, सी है 1985, डी है 1983। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना 1978 ईस्वी के अंदर हुई, ठीक है। आपको मालूम होना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार 6 वर्ष आयु तक के बच्चों का लिंगानुपात कितना था। ए नंबर ऑप्शन है 888, बी है 909, सी है 940 और डी है 892। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 888। हाँ, 2011 की जनगणना के अनुसार 6 वर्ष तक की आयु तक के बच्चों का लिंगानुपात 888 था, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि बिज्जक की पहाड़ियाँ किस सभ्यता के अवशेष हैं, कि बिज्जक की पहाड़ियाँ किस सभ्यता के अवशेष है। ए नंबर ऑप्शन है विराट, बी है कालीबंगा, सी है चंद्रावती और डी है आहट। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विराट। बिज्जक की पहाड़ियाँ विराट सभ्यता के अवशेष हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि राजस्थान के किस जिले में प्राकृतिक गैस के बड़े भंडार खोजे गए, कि राजस्थान के किस जिले में प्राकृतिक गैस के बड़े भंडार खोजे गए हैं। ए नंबर ऑप्शन है जैसलमेर, बी है धौलपुर, सी है बांसवाड़ा और डी है बीकानेर। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है जैसलमेर। राजस्थान में जैसलमेर जिले में प्राकृतिक गैस के भंडार खोजे गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ढोलामारू की प्रेम गाथा किस छपाई में चित्रित की जाती है। मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसे स्टार लगा लीजिए, कि ढोलामारू की प्रेम गाथा किस छपाई में चित्रित की जाती है। ए नंबर ऑप्शन है बाड़मेर छपाई, बी है जयपुर छपाई, सी है जोधपुर छपाई, डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों?
इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। डोलामारू की प्रेम गाथा बाढ़ में छपाई के अंदर चित्रित की जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हाड़ौती में चौहान वंश की स्थापना निम्न में से किस राजा ने की थी। हाड़ौती में चौहान वंश की स्थापना किस राजा ने की थी। ए नंबर ऑप्शन है राजा लुम्बा, बी है राजा देवी सिंह और सी है राजा वीर सिंह और डी है मोहम्मद गोरी। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजा देवी सिंह। हाड़ौती में चौहान वंश की स्थापना राजा देवी सिंह ने की थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मेवाड़ के साथ युद्ध करने वाला पहला मुगल शासक कौन था। कि मेवाड़ के साथ युद्ध करने वाला पहला मुगल शासक कौन था। ए नंबर ऑप्शन है बाबर, बी है अकबर, सी है हुमायूं और डी है जहांगीर। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बाबर। मेवाड़ के साथ युद्ध करने वाला पहला मुगल शासक बाबर था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 19 जनवरी 1986 को राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी की स्थापना कहाँ की गई। मोस्ट क्वेश्चन है कि 19 जनवरी 1986 को राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी की स्थापना, ये भी पूछ सकते हैं कि राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी की स्थापना कब हुई। तो आपको याद रखना है 19 जनवरी 1986 को राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी की स्थापना की गई। कहाँ पे की गई। ए नंबर ऑप्शन है धौलपुर, बी है जयपुर, सी है भरतपुर और डी है अजमेर। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। 19 जनवरी 1986 को राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी की स्थापना कहाँ पे की गई दोस्तों, जयपुर के अंदर। आपको मालूम होना चाहिए जयपुर के अंदर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सेठानी तथा पिथाना नामक जोड़े किस जिले में है। मोस्ट क्वेश्चन लगा लीजिए आप, इसको मोस्ट स्टार लगा लीजिए कि सेठानी तथा पिथाना नामक जोड़े किस जिले में स्थित है। ए नंबर ऑप्शन है चूरू, बी है सीकर, सी है झुंझुनू, डी है गंगानगर। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा चूरू जिले के अंदर सेठानी तथा पिथाना नामक जोड़े स्थित है। सेठानी जोड़ा कहते हैं ना, चूरू जिले में है। ठीक है, तो दोस्तों आपके राजस्थान जीके क्लास, तो राजस्थान जीके क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त हो चुके हैं। हाँ, 40 क्वेश्चन आप लोगों के बीच राजस्थान जीके के लिए कराए, 10 क्वेश्चन करंट अफेयर के और 20 क्वेश्चन मनोविज्ञान के और 30 विश्व के। ठीक है, इंडिया जीके के और विश्व के। तो आपको क्या करना है, आपको शुरू क्लासेज को सब्सक्राइब कर लेना और क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखना है। आपको बस ये 2 ही काम करने हैं और आपके साथ शुरू क्लासेस तैयार है। अब आप लोगों के साथ दोस्तों करंट जीके क्वेश्चन आ गए हैं। हाँ, यहाँ से करंट जीके क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं आपके। करंट जीके क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो आपका पहला क्वेश्चन है कि जयपुर की विवान कपूर ने ISSF शॉर्ट गन वर्ल्ड चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता। ए नंबर ऑप्शन है स्वर्ण, बी है कांस्य, सी है रजत और डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा रजत पदक। जयपुर की विवान कपूर ने ISSF शॉर्ट गन वर्ल्ड चैंपियनशिप में रजत पदक जीता था। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान राज्य अनुसूचित जाति व जनजाति विकास कोष प्रत्येक की कितनी राशि का कोष बनाया जाएगा। ए नंबर ऑप्शन है 100 करोड़, बी है 500 करोड़, सी है 1000 करोड़, डी है 2000 करोड़। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 500 करोड़। राजस्थान राज्य अनुसूचित जाति व जनजाति के विकास कोष का 500 करोड़ का कोष बनाया जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि राजस्थान का 16वां कंजर्वेशन रिजर्व किसे घोषित करने की अधिसूचना जारी की गई। कि राजस्थान का 16वां कंजर्वेशन रिजर्व घोषित करने की किसी अधिसूचना जारी की गई है। शाहबाद के जंगल बारा या फिर रणखार चित्तलवाना जालोर या फिर अबेड़ा पार्क कोटा या फिर मरोदरा बीकानेर। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रणखार चित्तलवाना जालोर के अंदर 16वां कंजर्वेशन रिजर्व घोषित करने की अधिसूचना जारी की गई है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न है कि प्रदेश की दूसरी लेपर्ड सफारी कहाँ शुरू होने जा रही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है अम्बागढ़ जयपुर, बी है जालना जयपुर, सी है रणथंभौर सवाईमाधोपुर, डी है कुंभलगढ़ राजसमंद। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आमगढ़ जयपुर के अंदर प्रदेश की दूसरी लेपर्ड सफारी शुरू होने जा रही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने राजस्थान के कितने स्कूलों को एक साथ इंटरराइट स्कूल का दर्जा दिया। मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों ये। ऑप्शन नंबर ए है 10, बी है 15, सी है 21 और डी है 37। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 37। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा 37। ठीक है, देखिए फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने राजस्थान के 37 स्कूलों में एक साथ इंटरराइट स्कूल का दर्जा दिया। ठीक है, अगला प्रश्न है कि बाड़मेर में चलाए जा रहे नवचार मिशन सुरक्षा चक्र अभियान का संबंध है। कि बाड़मेर में चलाए जा रहे नवचार मिशन सुरक्षा चक्र अभियान का संबंध किससे है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए है कोविड जागरूकता से, बी है एनीमिया जांच से, सी है महामारी स्वच्छता प्रबंधन से और डी है शिक्षा नवाचार से। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
एनीमिया जांच से इसका संबंध है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि राज्य सरकार ने अप्रैल 2022 में खनिज तेल और प्राकृतिक गैस क्षेत्र से राजस्व अर्जित किया है कि कितने का राजस्व अर्जित किया है। ऑप्शन नंबर ए है 100.91 करोड़, और बी है 550.91 करोड़, और सी है 250.91 करोड़, और डी है 450.91 करोड़। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 550.91। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रदेश में नए जिलों के गठन हेतु उच्च स्तरीय समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया है। कि प्रदेश में नए जिलों के गठन हेतु उच्च स्तरीय समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया। ए नंबर ऑप्शन है राम लुबाया, बी है बी एल कुमावत, सी है परमेश्वर चंद्र, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राम लुबाया। राम लुबाया, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा राम लुबाया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किन स्थानों पर स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप एसओजी, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप एसओजी की फुल फॉर्म क्या है, क्वेश्चन आ सकता है कि एसओजी की फुल फॉर्म क्या है। स्पेशल ग्रुप, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की फील्ड यूनिट खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। मोस्ट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए आप इस क्वेश्चन की, स्टार लगा लीजिए। ठीक है, भिवाड़ी बाड़मेर भरतपुर के अंदर, या फिर जयपुर भिवाड़ी अलवर, या फिर माउंट आबू बीकानेर जोधपुर, या फिर पचपदरा डिडौना जामा डोली। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भिवाड़ी बाड़मेर भरतपुर के अंदर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्पेशल ऑपरेशन एसओजी की फील्ड यूनिट खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं करण जीके का। अगला प्रश्न है कि 25 मार्च को राजस्थान विधानसभा में किन विधायकों को सर्वश्रेष्ठ विधायक का सम्मान दिया गया। कि 25 मार्च को राजस्थान विधानसभा में किन विधायकों को सर्वश्रेष्ठ विधायक का सम्मान दिया गया। ए नंबर ऑप्शन है ज्ञानचंद पारख 2019, श्याम लोढ़ा 2020, सी मंजू देवी व बाबूलाल 2021, और डी है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ज्ञानचंद पारख को भी दिया गया, श्याम लोढ़ा को भी दिया गया, मंजू देवी बाबूलाल को दिया गया। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों आपका अगला प्रश्न है इंडिया जीके से। ठीक है, कि वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या कितनी है। कि वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या कितनी है। ए नंबर ऑप्शन है 193, बी है 190, सी है 188, और डी है 188। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1993, 193 सॉरी, कि वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या 193 है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्न में से संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य अंग नहीं है। कि निम्न में से संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग कौन सा नहीं है। एन ऑप्शन है सुरक्षा परिषद, बी है महासभा, सी है सचिवालय, और डी है यूनेस्को। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, में आपका राइट आंसर हो जाएगा यूनेस्को। निम्न में से संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य अंग कौन सा नहीं है, यूनेस्को नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि विश्व की लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या एशिया महाद्वीप में निवास करती है। कि विश्व की लगभग कितने % जनसंख्या एशिया महाद्वीप में निवास करती है। इन ऑप्शन है 40%, बी है 50, सी है 60, और डी है 70। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 60% जनसंख्या एशिया महाद्वीप में निवास करती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि ऐसा महाद्वीप जिससे वरक, विषुवत व मकर तीनों रेखाएं निकलती है। ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिससे करक, विषुवत व मकर तीनों रेखाएं निकलती है। ए नंबर ऑप्शन है अमेरिका, बी है एशिया, सी है अफ्रीका, और डी है ऑस्ट्रेलिया। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, अफ्रीका महाद्वीप। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें करक, विषुवत व मकर तीनों रेखाएं निकलती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगुल हास धारा चलती है। कि अगुल हास धारा कहाँ चलती है। ए नंबर ऑप्शन है हिंद महासागर, बी है प्रशांत महासागर, और सी है उत्तर अटलांटिक, और डी है दक्षिण अटलांटिक। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा हिंद महासागर के अंदर। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, हिंद महासागर के अंदर अगुल हास धारा चलती है। अगला प्रश्न है कि किस देश को कपास का बोरा कहा जाता है। मोस्ट क्वेश्चन है कि किस देश को कपास का बोरा कहा जाता है। ए नंबर ऑप्शन है उज्बेकिस्तान, और बी है भारत, सी है नेपाल, और डी है म्यांमार। दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान को कपास का बोरा कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में संचालित पंचवर्षीय योजना किस देश से ली गई। कि भारत में संचालित पंचवर्षीय योजना किस देश से ली गई। ऑप्शन नंबर ए है अमेरिका, बी है रूस, सी है चीन, और डी है फ्रांस। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत में संचालित पंचवर्षीय योजना रूस से ली गई। ठीक है, अगला प्रश्न है कि इसमें की सबसे बड़ी गहरी झील कौन सी है। कि विश्व की सबसे बड़ी गहरी झील कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए है कैस्पियन, और बी है बेकाल, सी है टिटिका, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बेकाल। विश्व की सबसे बड़ी गहरी झील कौन सी है, बेकाल है। ठीक है,
अगला प्रश्न है कि किस महाद्वीप में एटलस पर्वत है, कि किस महाद्वीप में एटलस पर्वत है। ऑप्शन नंबर ए है यूरोप, बी है एशिया, सी है अफ्रीका और डी है ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप में एटलस पर्वत है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न आपका आ रहा है कि मर्द सागर कहाँ स्थित है, कि मर्द सागर कहाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर ए है इजराइल, बी है अमेरिका, सी है श्रीलंका और डी है स्पेन। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इजराइल। मर्द सागर इजराइल के अंदर स्थित है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि गांधी को सर्वप्रथम महात्मा कहकर किसने पुकारा था। मोस्ट क्वेश्चन है कि गांधी को सर्वप्रथम महात्मा कहकर किसने पुकारा था। ए नंबर ऑप्शन है तिलक, बी है रविंद्रनाथ टैगोर, सी है गोपाल कृष्ण गोखले और सी डी है फिरोज शाह मेहता। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को गांधी को सर्वप्रथम महात्मा कहकर पुकारा था, फिर उनका नाम पड़ा महात्मा गांधी। गांधी को सर्वप्रथम महात्मा कहकर रविंद्रनाथ टैगोर ने पुकारा था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है, कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है। मोस्ट किसने दोस्तों, मोस्ट लगा लीजिए कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक है किसने लिखी है। ए नंबर ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू, बी है जवाहरलाल नेहरू, सी है राहुल गांधी और डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक जवाहरलाल नेहरू ने लिखी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि पूर्णा फैक्ट समझौता 25 सितंबर 1932 को किसके मध्य हुआ, कि पूर्णा फैक्ट समझौता 25 सितंबर 1932 को हुआ और किन के मध्य हुआ। आपको ये भी ध्यान रखना है पूर्णा फैक्ट समझौता कब हुआ, सर जी 25 सितंबर 1932 को हुआ और किन के मध्य हुआ दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए है गांधी अम्बेडकर, बी है गांधी तिलक और सी है नेहरू जिन्ना और डी है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पूर्णा फैक्ट समझौता गांधी अम्बेडकर के मध्य 25 सितंबर 1932 को हुआ, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक है कब बुलाई गई, कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब बुलाई गई। ऑप्शन नंबर ए 9 दिसंबर 1946, बी है 11 दिसंबर 1946 और सी है 13 दिसंबर 1946 और डी है 22 जुलाई को 1946, ठीक है। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक है बुलाई गई। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को बुलाई गई। अगला प्रश्न है कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को हटा सकता है, कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को कौन हटा सकता है दोस्तों। ए नंबर ऑप्शन है राज्यपाल, बी है राष्ट्रपति, सी है राज्य उच्च न्यायालय और डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को कौन हटा सकता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। हाँ, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को राष्ट्रपति हटा सकता है। और नियुक्त कौन कर सकता है दोस्तों, ये पूछ ले कि आपके राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को नियुक्त कौन करता है। हाँ, हटाना ना पूछे, नियुक्त पूछ ले। नियुक्त कौन करता है, राज्यपाल करता है, ये याद रखिए। नियुक्त तो राज्यपाल करता है और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को हटा कौन सकता है, हटा राष्ट्रपति सकता है। हटा राष्ट्रपति सकता है और नियुक्त कौन करता है, राज्यपाल करता है, ठीक है। अगर आपको पूछ ले राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को नियुक्त कौन करता है, तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राज्यपाल। और एक क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक क्वेश्चन कह रहा है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को हटा कौन सकता है, तब आपका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को राष्ट्रपति हटा सकता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि किस देश को उगते हुए सूर्य का देश कहा जाता है। मोस्ट क्वेश्चन है कि किस देश को उगते हुए सूर्य का देश कहा जाता है। ए नंबर ऑप्शन है जापान, बी है म्यांमार, सी है चीन और डी है रूस। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जापान। जापान को उगते हुए सूर्य का देश कहा जाता है। जापान को उगते हुए सूर्य का देश कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में मूल संस्थापक देश कितने थे, कि संयुक्त राष्ट्र संघ में मूल संस्थापक देश कितने थे। ए नंबर ऑप्शन है 51, बी है 190, सी है 193 और आपका डी क्या है, डी है 50। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हाँ, संयुक्त राष्ट्र संघ में 51 देश थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए है हेग, बी है न्यूयॉर्क और सी है वॉशिंगटन डीसी और डी है कोलंबो। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हेग। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग में है, ठीक है, हेग में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को कब स्वीकारा गया। मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपको आना चाहिए कि संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को कब स्वीकारा गया। ए नंबर ऑप्शन है 1949 को, बी है 1949 को, सी है 1950 को और डी है 1951 को। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1950 को
संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को स्वीकारा गया। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आ रहा है आपका कि भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? कि भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? ए नंबर ऑप्शन है ब्रिटेन, बी है जापान, सी है ऑस्ट्रेलिया, डी है यूएसए। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा यूएसए। हाँ, यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन व्यवस्था संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा यूएसए। ठीक है, अगला प्रश्न आ रहा है कि तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के मध्य का क्षेत्र क्या कहलाता है? कि तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के मध्य का क्षेत्र क्या कहलाता है? ए नंबर ऑप्शन है कोरोमंडल, बी है मालाबार, सी है उत्तरी सरकार और डी है कोंकण। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा कोरोमंडल। कोरोमंडल को तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के मध्य का क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि लॉर्ड माउंटबेटन ने किस भारतीय को वन मैन बाउंड्री फोर्स की उपाधि दी? कि लॉर्ड माउंटबेटन ने किस भारतीय को वन मैन बाउंड्री फोर्स की उपाधि प्रदान की? ए नंबर ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, बी है वल्लभ भाई पटेल, सी है महात्मा गांधी और डी है मोहम्मद अली जिन्ना। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड माउंटबेटन ने महात्मा गांधी को वन मैन बाउंड्री फोर्स की उपाधि प्रदान की। अगला प्रश्न है कि भारत में भारतीयों द्वारा स्थापित किया जाने वाला प्रथम बैंक कौन सा था? कि भारत में भारतीयों के द्वारा स्थापित किया जाने वाला पहला बैंक कौन सा था दोस्तों? तो इसके अंदर ऑप्शन नहीं दिया गया है, इसमें हो जाएगा अवध बैंक। अवध बैंक था भारतीयों द्वारा स्थापित किया जाने वाला पहला बैंक। ठीक है, और पूछ ले अंग्रेजों ने जब अंग्रेजी कंपनी थी तब भारत में कौन सा बैंक खोला गया? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 5 अप्रैल 1556 को पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके मध्य लड़ा गया? कि 5 अप्रैल 1556 ईस्वी को पानीपत का द्वितीय युद्ध कब किन के मध्य लड़ा गया? ए नंबर ऑप्शन है बाबर और इब्राहिम लोधी, बी है राणा सांगा और बाबर, और सी है हेमू और अकबर, और डी है राणा सांगा और इब्राहिम लोधी। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हेमू और अकबर के मध्य पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत एक है। भारत क्या है? एक ए नंबर ऑप्शन राज्यों का संघ, बी है संघीय राज्य, और सी है प्रांतों का संघ, और डी है एकात्मक राज्य। तो भारत है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। भारत क्या है? भारत राज्यों का संघ है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर रहेगा। भारत क्या है? भारत एक राज्यों का संघ है। भारत क्या है? भारत एक राज्यों का संघ है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? कि भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? ए नंबर ऑप्शन है तमिलनाडु, बी है राजस्थान, सी है गुजरात, और डी है महाराष्ट्र। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर है, हाँ, ए आपका राइट आंसर रहेगा तमिलनाडु। भाषा के आधार पर बनने वाला पहला भारत का पहला राज्य कौन सा था? सॉरी दोस्तों इसमें ऑप्शन नहीं दे रखा है, आंध्र प्रदेश हो जाएगा इसके अंदर। इसके अंदर ऑप्शन के अंदर टाइप नहीं हुआ है, गलती हो गई, मिस्टेक हो गई। भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश था। ठीक है, भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न आ रहा है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? इन ऑप्शन है 5 मार्च को, बी है 11 जुलाई को, सी है 11 सितंबर को, डी है 8 मार्च को। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आर्य समाज मूल रूप से कितने सिद्धांतों पर आधारित है? कि आर्य समाज मूल रूप से कितने सिद्धांतों पर आधारित है? तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 3। आर्य समाज 3 सिद्धांतों पर आधारित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आ रहा है आपका कि मोहम्मद गौरी व पृथ्वीराज चौहान के बीच विवादों के मूल में कौन सा क्षेत्र था? कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच विवाद के मूल में कौन सा क्षेत्र था? ए नंबर ऑप्शन है बठिंडा, बी है दिल्ली, सी है आमेर, और डी है मुल्तान। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच विवादों में कौन सा क्षेत्र था? बठिंडा, बठिंडा था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा राज्य पुनर्गठन आयोग का सदस्य नहीं था? कि निम्न में से कौन सा राज्य पुनर्गठन आयोग का सदस्य नहीं था? ए नंबर ऑप्शन है के एम पणिकर, बी है एम पी छागला, और सी है धरनाथ कंजरू, और डी है फजल अली। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, के एम पणिकर
राज्य पुनर्गठन आयोग का सदस्य नहीं था। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आपको विश्व जीके और इंडिया जीके क्लास ये क्वेश्चन है वो समाप्त होते हैं। अब अगले क्वेश्चन किसके आ रहे हैं? अगला क्वेश्चन आ रहा है आपके शिक्षा मनोविज्ञान के। ठीक है, अब अंतिम 20 क्वेश्चन आपके शिक्षा मनोविज्ञान के हैं। हाँ, मॉडल पेपर हम आप लोग बीच मोस्ट मॉडल पेपर लेकर आए हैं। तो आपको क्या करना है, आपको शुरू क्लासेज को सब्सक्राइब कर देना है। और आप अगर आपको करंट पे क्लास देखनी जीके करंट जीके की, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, जिसमें आपको 7 क्लास मिल गई है करंट जीके की। 7 क्लास अपलोड कर दी हमने करंट जीके की, और 3 क्लास हमने शिक्षा मनोविज्ञान की अपलोड कर दी है। तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हो, और आप शुरू क्लासेज को सब्सक्राइब अति आवश्यक कर लेना। ठीक है, शुरू क्लासेज पर आपको सेकंड ग्रेड की हर एक वीडियो आपको मिल जाएगी। शुरू क्लासेज सेकंड ग्रेड को पूर्ण रूप से समर्पित चैनल है। ठीक है, आपको मालूम होना चाहिए। अगला शिक्षा मनोविज्ञान का क्वेश्चन आ रहा है कि हल का सीखने का सिद्धांत चालक न्यूनता का सिद्धांत है, यह कथन किसका है? कि हल का सीखने का सिद्धांत चालक न्यूनता का सिद्धांत है, एक कथन है किसका है? ए नंबर ऑप्शन है स्किनर, बी है थॉर्नडाइक, और सी है पल्लव, और डी है कोहनूर। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हल का सीखने का सिद्धांत चालक न्यूनता का सिद्धांत है, कथन किसका है? स्किनर का है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सूर्य के सिद्धांत को क्या कहा जाता है? कि सूर्य के सिद्धांत को कहा जाता है, ए नंबर ऑप्शन है विकराकृति, बी है समग्र आकृति, और सी है विशाल आकृति, और डी है संकीर्ण आकृति। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी समग्र आकृति। सूर्य के सिद्धांत को समग्र आकृति कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि वर्दा, इमर, कोफला तथा कोहलहर का किस देश से संबंध है? कि वर्दा, इमर, कोफला तथा कोहलहर का संबंध किस देश से है? ए नंबर ऑप्शन है जर्मनी, बी है जापान, सी है इटली, और डी है युगांडा। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी। वर्दा, इमर, कोफला तथा कोहलहर का संबंध जर्मनी से है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि अधिगम तिरुपति से हो सकता है यदि बालक प्रेरित हो। अधिगम तिरुपति से हो सकता है यदि बालक प्रेरित हो। किससे प्रेरित हो बालक? ए नंबर ऑप्शन है स्वास्थ्य से, बी है ज्ञान से, सी है स्व प्रेरणा से, और डी है काठिन्य से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्ञान से। अगर बालक ज्ञान से प्रेरित हो तो वह अधिगम तिरुपति से हो सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि प्राथमिक कक्षा के छात्रों में अभिप्रेरणा के लिए प्रयोग किया जाना चाहिए। कि प्राथमिक कक्षा के छात्रों के लिए अभिप्रेरणा के लिए क्या प्रयोग किया जाना चाहिए? ए ऑप्शन है ब्लैक बोर्ड का, बी है नवोच्चारों का, और सी है दंड का, और डी है कंप्यूटर का। तो प्राथमिक कक्षा के छात्रों में अभिप्रेरणा के लिए नवोच्चारों का प्रयोग होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, नवाचारों का प्रयोग होना चाहिए प्राथमिक कक्षा के छात्रों में अभिप्रेरणा के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न है कि इंगो संरचना का अर्थ क्या है? मोस्ट क्वेश्चन है कि इंगो संरचना का अर्थ क्या है? ए नंबर ऑप्शन है अहम शक्ति, बी है अहम समष्टि, और सी है अहम अखंडता, और डी है कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। इनमें से इंगो का संरचना का अर्थ न तो अहम शक्ति है, न अहम समष्टि है, न है अहम अखंडता है। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन गौण मनोरचना है? निम्न में से कौन है गौण मनोरचना है? ए नंबर ऑप्शन है आत्मीकरण, बी है प्रतिगमन, और सी है उक्ताभ्यास, और डी क्या है आपका? डी है प्रतिक्रिया निर्माण। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। गौण मनोरचना कौन सी है? आत्मीकरण। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किस व्यक्ति ने सम्मोहन का अनुसंधान किया? किस व्यक्ति ने सम्मोहन का अनुसंधान किया? ए नंबर ऑप्शन है फ्रेंच, ए मेस्मर, और बी है सिगमंड फ्राइड, और सी है जीन एम साक्रो, और डी है जॉन ए जैक्सन। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फ्रेंच ए मेस्मर ने सम्मोहन का अनुसंधान किया। फ्रेंच ए मेस्मर ने। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किस व्यक्ति ने कहा कि निंद्रा का अभिभावक शोपन है? कि किस व्यक्ति ने कहा कि निंद्रा का अभिभावक शोपन है? तो दोस्तों इसमें आपका ए नंबर ऑप्शन है फ्राइड, बी है युंग, और सी है एल्डर, और डी है जेन्ने। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फ्राइड। फ्राइड ने कहा कि निंद्रा का अभिभावक शोपन है। अगला प्रश्न है कि थ्योरी ऑफ लर्निंग पुस्तक के रचयिता कौन है? कि थ्योरी ऑफ लर्निंग पुस्तक के रचयिता कौन है? मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों ये कि थ्योरी ऑफ लर्निंग पुस्तक के रचयिता कौन है? ए नंबर ऑप्शन है हिलगार्ड, बी है वाटसन, सी है थॉर्नडाइक, और डी है जेम्स। तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए हिलगार्ड। थ्योरी ऑफ लर्निंग पुस्तक रचयिता हिलगार्ड है। ठीक है, अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है कि एक अध्यापक ने विद्यार्थियों का TAT परीक्षण किया ताकि उनमें निगमन की पहचान की जा सके। उनमें किन की पहचान की जा सके? निगमन की। कौन सी? उपलब्धि की, या फिर अभिज्ञता की, और या फिर व्यक्तित्व की, या फिर अभिवर्ती की। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर रहेगा व्यक्तित्व की। एक अध्यापक विद्यार्थियों का TAT परीक्षण इसलिए करता है ताकि उनमें व्यक्तित्व की पहचान की जा सके। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है कि वे परिवर्तन जिनके होने की एक निश्चित दिशा हो और जिनका इनके पूर्ववर्ती कारकों से निश्चित संबंध हो वह क्या कहलाते हैं? ए नंबर ऑप्शन है वृद्धि, बी है विकास, सी है परिपक्वता और डी है अनुकूलन। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा विकास। विकास, वे परिवर्तन जिनके होने की निश्चित दिशा हो क्या कहलाते हैं? विकास कहलाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि विकास में सम्मिलित क्या है? विकास में क्या सम्मिलित होता है? ए नंबर ऑप्शन अधिक प्रगति, बी है अधिक प्रकटीकरण, सी है अधिक परिपक्वता और डी है उपयुक्त छवि। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त छवि। यानी विकास में अधिक प्रगति भी सम्मिलित होती है, अधिक प्रकटीकरण भी होता है और अधिक परिपक्वता भी होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि खिलौनी का युग कहा जाता है कि खिलौनी का युग किसे कहा जाता है? ए नंबर ऑप्शन है पूर्व बाल्यावस्था, बी है उत्तर बाल्यावस्था, सी है शिशावस्था और डी है इनमें से सभी। तो दोस्तों खिलौने की आयु किसे कहा जाता है? दोस्तों खिलौने की आयु पूर्व बाल्यावस्था को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। खिलौने की आयु पूर्व बाल्यावस्था को कहा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ करता है कि 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक क्या रुचि लेना प्रारंभ करता है? ए नंबर ऑप्शन धर्म में, बी है मानव शरीर में, सी है विद्यालय में और डी है यौन संबंधों में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक विद्यालय में रुचि लेना प्रारंभ करता है, क्योंकि वो विद्यालय जाना प्रारंभ करता है ना, इसलिए। अगला प्रश्न है कि शारीरिक विकास का क्षेत्र है कि शारीरिक विकास का क्षेत्र क्या है? ए नंबर ऑप्शन है स्नायुमंडल, बी है मांसपेशियों की वृद्धि, सी है एंडोक्राइन ग्लैंड और डी है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपरोक्त सभी। स्नायुमंडल भी होता है शारीरिक विकास में, मांसपेशियों की वृद्धि भी होती है और एंडोक्राइन ग्लैंड भी होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अंग्रेजी के शब्द एंडोलसेंस मूलतः किस भाषा के शब्द से प्राप्त है? कि अंग्रेजी का शब्द है एंडोलेसेंस मूलतः किस भाषा के शब्द से प्राप्त है? ए नंबर ऑप्शन लैटिन, बी है जर्मन, सी है फ्रेंच और डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर होगा लैटिन। अंग्रेजी का शब्द है एंडोलेसेंस जो लैटिन भाषा के शब्द से प्राप्त है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि एक बालक में आसक्ति के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण समय होता है कि एक बालक में आसक्ति के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण समय कौन सा होता है? ए है 1 वर्ष, बी है 6 माह, दो और सी है 2 वर्ष और डी है 15 माह। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 वर्ष। एक बालक में आसक्ति के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण समय 1 वर्ष का होता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 99वां प्रश्न आ रहा है कि व्यक्ति का निकटतम परिवेश में रहता है वह कहलाता है कि व्यक्ति का निकटतम परिवेश में रहता है वह क्या कहलाता है? ए है लघुमंडल, बी है मध्य मंडल, सी है वायुमंडल और डी है वर्तमंडल। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा लघुमंडल। व्यक्ति का निकटतम परिवेश में रहता है वह क्या कहलाता है? लघुमंडल कहलाता है। ठीक है। आज का अंतिम क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, मॉडल पेपर का अंतिम क्वेश्चन है आपका मॉडल पेपर का कि आनुवंशिकता की इकाई क्या है? मोस्ट क्वेश्चन अंतिम पेपर अंतिम क्वेश्चन है आपका कि आनुवंशिकता की इकाई क्या है? ए नंबर ऑप्शन है क्रोमोसोम, बी है नियोजित अंडा और सी है जीन और डी है युग्मज। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा अंतिम क्वेश्चन में जीन। आनुवंशिकता की इकाई क्या है? जीन है सर जी। ठीक है। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। हाँ दोस्तों आज का आपको मॉडल पेपर कैसा लगा कमेंट के जरूर बता देना और शुरू क्लासेज को सब्सक्राइब कर लेना। हाँ जरूर बताना कि आपकी मॉडल पेपर में से कितने क्वेश्चन सही है। दोस्तों आप ईमानदार से बताना आपकी कितनी क्वेश्चन सही है, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि आपका सिलेक्शन होगा या फिर नहीं होगा। अभी आपकी कितनी पढ़ाई जारी है और आपने कौन सी चीज़ नहीं पढ़ी है। ठीक है दोस्तों। तो शुरू क्लासेज को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। बने रहे शुरू क्लासेज के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब शुरू क्लासेज। धन्यवाद।